बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे मुल्क पर ख़ास करम फरमाए, आमीन। अच्छा जी, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.7। 18.7 तकरीबन 18.2 एक्सरसाइज और 18.5 एक्सरसाइज की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो जिन बच्चों को एक्सरसाइज 18.2 और 18.5 समझ आ गई है तो वो इसको इजीली समझ सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज 18.2 और 18.5 नहीं देखी, उसकी वीडियो नहीं देखी अगर आपने, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। यूनिट 18 की तमाम एक्सरसाइजेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जो आपने नहीं देखी उसको आप समझें अच्छे तरीके से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज 18.7 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द करंट इन आ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। बाकी ये वैल्यूज़ गिवन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये करंट लिखा है, करंट को हम यहाँ डिनोट करेंगे आई से, ठीक है। इज़ आ वायर, इन आ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पर V से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R, एंड इन्वर्सली मतलब के अपॉन करके लिखेंगे, अपॉन रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मैंने इस तरह से ये बना लिया, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, और जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो फिर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, वो है के, और के और वी अपॉन आर, ठीक है। क्या हो गया, ये के वी अपॉन आर हो गया। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। इसको सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है आई, ये देखिए ये लिखा I इज़ इक्वल टू 6 एम्पियर, I इज़ इक्वल टू 6 एम्पियर, V इज़ इक्वल टू 220 वोल्ट्स एंड R इज़ इक्वल टू 5 ओम्स, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी I की जगह 6 इज़ इक्वल टू K, V की जगह 220 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 इज़ इक्वल टू 220 के को वहीं रखेंगे, 30 अपॉन 220 को इसके नीचे यहाँ ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास के आ जाएगा, के इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 22। अब इस 3 अपॉन 22 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो पुट k इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 22 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये रही हमारे पास इक्वेशन 1। I इज़ इक्वल टू k की जगह सिर्फ हमें k की वैल्यू पुट करनी है, I V R की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो k की जगह हमने 3 अपॉन 22 लिखा और V अपॉन R, ये रहा V अपॉन R। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब I मालूम करना है तो V और R की जो वैल्यूज़ हैं वो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन के लास्ट में गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट V इज़ इक्वल टू, V जो है 180 और R इज़ इक्वल टू 8 ओम्स, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2। अब ये वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 22, V की जगह 180 और R की जगह 8। तो I इज़ इक्वल टू 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा, 540 अपॉन
22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 176। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इसको 540 को 176 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.068 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फूड कैंडल्स वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ हाई बल्ब इज, ये सब दी हुई है। उसी तरह से होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी हम यहाँ पर आई से ही डिनोट कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई के बराबर हम सपोज कर लेते हैं इसको। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर इन फूड कैंडल वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब 1 अपॉन करके लिखेंगे हम, ठीक है। इन्वर्सली विथ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डी डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दिया मैंने और उसका स्क्वायर, क्योंकि सवाल में बोले स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। चलिए जी, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर हम के कांस्टेंट लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू के को 1 से मल्टीप्लाई किया तो के अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ पे देखें लिखा है इंटेंसिटी ऑफ अ हाई बल्ब इज़ 0.08। तो आई इज़ इक्वल टू 0.08 फूड कैंडल्स एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड डी इज़ इक्वल टू 3 मीटर्स। तो हम इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है आई की जगह 0.08 इज़ इक्वल टू के और डी स्क्वायर, डी क्या है यहाँ पर 3 और 3 का स्क्वायर। तो 0.08 इज़ इक्वल टू के अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा हमारे पास कितना, के को यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा। 0.08 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.72, यह आएगा 0.72, के की वैल्यू आ गई 0.72। अब हम इसको इक्वेशन 1 में दोबारा से पुट करेंगे, के की वैल्यू को सिर्फ पुट के इज़ इक्वल टू 0.72 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास आई इज़ इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर के की वैल्यू को पुट करेंगे तो आई इज़ इक्वल टू 0.72 अपॉन डी स्क्वायर, ये आ गए हमारे पास 2। इक्वेशन 2 बन गई यहाँ पर। अच्छा जी, अब हमारे पास डी की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, हम लिखेंगे पुट डी इज़ इक्वल टू 8, ठीक है ना। डिस्टेंस हमें 8 मीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है ये डी इज़ इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आई आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास आ जाएगी। तो हम आई इज़ इक्वल टू 0.72 अपॉन डी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास आई इज़ इक्वल टू 0.72 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64। 0.72 डिवाइडेड बाय 67 देखते हैं क्या आता है। आई इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.72 डिवाइडेड बाय 64। तो ये आया हमारे पास 0.01125 फूट कैंडल्स। चलिए जी, ये है आपका आंसर 0.01125 फूट कैंडल्स, ये आपका आंसर है। जी हाँ, किताब में भी यही आंसर है।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली। स्ट्रेंथ एस से डिनोट करते हैं, एस डायरेक्टली वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द ब्रेथ बी एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी, एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। इन्वर्सली की यहाँ पर बात नहीं हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हुई है, डायरेक्टली एज द ब्रेथ बी एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। तो मैंने लिखा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेथ और स्क्वायर ऑफ डेप्थ डी। तो डेप्थ यहाँ पर डी को डिनोट, डी जो है वो डेप्थ किससे डिनोट किया हमने, डेप्थ को डी से। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, ये डी है, डेप्थ क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। तो अब हम इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर कर दिया अब हमने, ये हो गई इक्वेशन 1। क्वेश्चन में गिवन है एस की वैल्यू, इफ़ आ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड आ 12 सेंटीमीटर डेप्थ, ठीक है, विथ सपोर्ट 120 पाउंड, 1200, जी हाँ 1200, 120 नहीं 1200 है ये, 1200 पाउंड। अच्छा जी, यहाँ पर पाउंड जिसके साथ लगा है 1200, ये क्या है, एस, पाउंड लगा है जिसके साथ ये है एस, तो ये एस है 1200। और यहाँ पे लिखा है इफ़ आ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड, चौड़ाई की बात हो रही है, मतलब कि इतना चौड़ा है बीम, तो ये यहाँ पर हो गया बी इज़ इक्वल टू 9 और 12 सेंटीमीटर डेप्थ डीप, सॉरी डीप 12 सेंटीमीटर डीप, तो डी इज़ इक्वल टू 12। बस हम इनको इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहाँ पर एस की जगह 1200, के की जगह के, बी की जगह 9, डी की जगह 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, के 9 12 12 जा 144, 1200 इज इक्वल टू, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1296 के। अच्छा जी, के फाइंड करना है 1200 और इसको मैंने यहाँ पे लिखा 1296 इज इक्वल टू के। तो के की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 25/20, 25/27। तो क्या आया हमारे पास 25/27। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट के इज इक्वल टू 25/27 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर इक्वेशन 1 है, तो हम यहाँ पर सिर्फ के की वैल्यू को पुट कर देंगे 25/27 और बी डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब बी और डी की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी, एस इज सॉरी पहले लिखेंगे पुट बी इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है बी दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर एंड डी दिया हुआ है हमें डी इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे एस इज़ इक्वल टू 25/27, बी की जगह 12 और डी की जगह 9 का स्क्वायर। तो एस इज़ इक्वल टू 25/27, 12 9 9 ज़ा 81। इन सबको ऊपर जितने भी इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 12 फिर मल्टीप्लाई बाई 81। 2400, 24300,
24300 अपॉन 27। तो S इज़ इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे, 24300 को 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 900 और इसका यूनिट होता है पाउंड। तो हमारे पास S आ गया 900 पाउंड। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लेबर कॉस्ट। अच्छा, बुक के अंदर कॉट्स लिखा है, इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा, वो कॉट्स नहीं है, कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट सी वेरीज इन्वर्सली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी इफ़ द कॉस्ट। चलिए, लेबर कॉस्ट सी वेरीज ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर। वेरीज मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वर्कर्स एन, नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर मैंने डेज का डी लिख दिया है यहाँ पर। बस कांस्टेंट लगाएंगे, इज इक्वल टू के साथ इज इक्वल टू के और एन डी। तो ये इक्वेशन 1 हो गई आपके पास। अब क्वेश्चन में गिवन है एन इज इक्वल टू if the cost of 100 workers for 15 days in 900। तो यहाँ पर n जो है आपके पास है 100 वर्कर्स, 100 फॉर 15 डेज। तो d क्या है हमारे पास 15 और c क्या है, c हमारे पास है 9000। तो c कितना हो गया हमारे पास 9000। ठीक है, इसको समझिएगा। यहाँ पर देखें क्या लिखा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स। 100 वर्कर्स मतलब कि ये वर्कर्स की तादाद है, इसका मतलब है ये n की वैल्यू नहीं, यहाँ n से नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स। इसका मतलब है ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, तो 100 वर्कर्स हैं, इसका मतलब है n इज़ इक्वल टू 100 फॉर 15 डेज। तो d इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, इज़ 9000, द कॉस्ट ऑफ इज़ 9000। तो हमारे पास c कितना हो गया 9000। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये रही, c की जगह मैं लिखूंगी 9000। 9000 ही है ना ये, जी हाँ 9000 इज़ इक्वल टू के और n जो है हमारे पास वो आ गया 100 और d कितना आ गया हमारे पास 15। तो 9000 इज़ इक्वल टू 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे $1500 आ गया। के फाइंड करना है, वहीं पर छोड़ेंगे, 1500 को यहाँ पर लिख देंगे। तो के हमारे पास आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 90 अपॉन 15। 90 अपॉन 15 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, k इज़ इक्वल टू 6। अब हम k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो पुट k इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही हमारे पास, c इज़ इक्वल टू k की जगह मैं 6 लिख दूंगी, n d, और ये इक्वेशन 2 बन गई यहाँ पर। अच्छा जी, क्या मालूम करना है, c मालूम करना है। सवाल में n और d की वैल्यू गिवन होगी, तो मैं लिखूंगी पुट n इज़ इक्वल टू 300 एंड d इज़ इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो c इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 है, 6 और n की जगह मैं 300 लिखूंगी, 300 और d की जगह 20। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 20। तो हमारे पास आएगा 36,000
रुपीज़। क्या है हमारे पास? 36,000 रुपीज़। अच्छा, बुक में जो आपका आंसर है यहाँ पर एक ज़ीरो ज़्यादा लगा हुआ है, तो बुक का जो आंसर है वो ठीक नहीं है। हमने ये सॉल्व किया है, ये आंसर ठीक है। तो 36,000 है, वो एक ज़ीरो जो है उसको आप ख़त्म कर दीजिएगा, मतलब कि नहीं लिखिएगा, वो किताब में एक ज़ीरो ज़्यादा लिखा है बुक में जो आंसर है। चलिए जी, सी हमारे पास आ गया 36,000 रुपीज़। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली। सेल टैक्स को डिनोट कर देंगे हम ST से, ठीक है। सेल टैक्स ऑन द परचेज अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द प्राइस ऑफ अ कार। एज द प्राइस ऑफ अ कार मतलब कि P। तो सेल टैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के, बस सेल टैक्स इज इक्वल टू KP, यह हुई हमारी इक्वेशन 1। अच्छा जी, यहाँ पर सेल टैक्स, अब यहाँ लिखा इफ़ अ न्यू कार इज़ परचेज्ड इन रुपीज़ 1 2 3 4 5 20 लाख, 20 लाख, देन द सेल टैक्स इज़ रुपीज़। सेल टैक्स कितना है? 40,000। तो सेल टैक्स इज़ इक्वल टू 40,000। और P कितना, पैसे कितने थे उसके? 20 लाख। तो P इज़ इक्वल टू 20 लाख। तो हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो सेल टैक्स 40,000 इज़ इक्वल टू K और 20, 1 2 3 4 5। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख। ज़ीरो को ध्यान से देखकर अच्छी तरीके से यहाँ पर लगाइएगा, कितने सारे ज़ीरो हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, दूसरे से दूसरा ज़ीरो कैंसिल, तीसरे से तीसरा कैंसिल, चौथे से चौथा कैंसिल। यहाँ पर बचा क्या बचा यहाँ पे? 4/20 इज़ इक्वल टू K। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? K इज़ इक्वल टू 1/5, सॉरी 5। अच्छा, एक ज़ीरो और है यहाँ पे, एक ज़ीरो और है। 4/200 बचा था, 4/200 बचा था। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और ज़ीरो का ज़ीरो, तो 1/50। अब K की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट K इज़ इक्वल टू 1/50 इन इक्वेशन 1। तो सेल टैक्स इज़ इक्वल टू K की जगह 1/50 और P। तो ये हो गई इक्वेशन 2। सेल टैक्स ही मालूम करना है। यहाँ पर P की वैल्यू को हम पुट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है पुट P इज़ इक्वल टू, P जो हमारे पास गिवन है वो है 1 2 3 4 5, 28 लाख। 28 लाख, पुट P इज़ इक्वल टू 28 लाख, मतलब 28 लैक्स इन इक्वेशन 2। तो सेल टैक्स आ जाएगा हमारे पास, सेल टैक्स इज़ इक्वल टू P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 28 लैक्स 1 2 3 4 5 अपॉन 50। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेल टैक्स आ जाएगा 56,000। 56 1 2 3 56,000 जो है हमारे पास, ये सेल टैक्स आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया 56,000। अच्छा, बुक में जो आंसर है वो है 5600, 5600 नहीं है, वो आंसर गलत है। तो हमारा जो आंसर है वो है 56,000, 5600 बुक वाला आंसर गलत है, तो ये आंसर सही है 56,000। कैसे किया? डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी करें, यही आएगा। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 26 27 28, 3 बचा बराबर में गया, 5 6 ज़ा 30, फिर ज़ीरो कितने बचे? 1 2 3, 1 2 3, तो 56,000।
56,000 हमारे पास ये आ गया। साइंटिफिक कैलकुलेटर किस तरह से यूज़ करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की वो कीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं स्पेशली 9th और 10th क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो जूनियर्स के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो कीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं उनको हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप सीख लीजिएगा, ठीक है जी। आज हमने एक्सरसाइज 18.7 सॉल्व की। 5 क्वेश्चंस थे इसके, कंप्लीट हो गई आज एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।